सबसे पहले बात CWG 2026 की, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की, जिसमें भारत को एक और गोल्ड मेडल मिला है। बॉक्सर प्रीति पवार ने गोल्ड मेडल जीता है। भारत के नाम एक और बड़ी उपलब्धि, 54 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल भारतीय बॉक्सर प्रीति पवार ने देश के नाम किया है और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का ये छठा गोल्ड मेडल है, भारत की झोली में आया है। अभी तक 6 गोल्ड मेडल भारत जीत चुका है। इसके अलावा सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल की भी कतार लगी हुई है। भारत को ये छठा गोल्ड मिला है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का परचम लहरा रहा है। बॉक्सिंग कैटेगरी में प्रीति पवार ने महिलाओं की 54 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल देश के नाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दौरे पर हैं। आंध्र प्रदेश में उन्होंने करीब 17,900 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के आधुनिक टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एयरपोर्ट की वार्षिक क्षमता करीब 60 लाख यात्रियों की है। टर्मिनल भवन का डिजाइन आंध्र प्रदेश की पारंपरिक चिट्टिलू कॉटेज शैली से प्रेरित बताया जा रहा है, जिसमें आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ स्थानीय संस्कृति की झलक भी दिखाई दे रही है। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस धरती पर महान स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नायक अल्लूरी सीताराम राजू ने जनजातीय समाज के लिए अपना जीवन समर्पित किया, आज उसी धरती पर नया एयरपोर्ट की शुरुआत हो रही है। उन्होंने कहा कि यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पूरे प्रदेश की आर्थिक प्रगति का रनवे और युवाओं के उज्जवल भविष्य का लॉन्च पैड बनेगा। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने एयरपोर्टों के नामकरण की पुरानी परंपरा बदली है और अब महान विभूतियों के सम्मान में एयरपोर्ट्स का नाम रखा जा रहा है और इसी कड़ी में नए एयरपोर्ट का नाम भी अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर रखा गया है। साथियों, ये धरती अल्लूरी सीताराम राजू की धरती है। अल्लूरी सीताराम राजू जी ने जिस धरती पर आदिवासी हितों के लिए अपना जीवन समर्पित किया, आज उसी धरती पर आंध्र प्रदेश के एक नए एयरपोर्ट की शुरुआत हो रही है। ये एयरपोर्ट आंध्र और उत्तर आंध्र की ग्रोथ का रनवे है। ये आंध्र के युवाओं के बेहतर भविष्य का लॉन्च पैड है। मैं आंध्र प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम में हुए सांस्कृतिक आयोजन की सराहना भी की और कहा कि विकास परियोजनाओं के साथ साथ 13,000 से ज्यादा आदिवासी महिलाओं और बेटियों द्वारा प्रस्तुत ढिमसा नृत्य ने भी नया इतिहास रचा है। पीएम ने कहा कि ये प्रस्तुति भारत की सांस्कृतिक विविधता, अनुशासन और जनजातीय विरासत का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों, विशेषकर आदिवासी बहनों बेटियों को इस ऐतिहासिक प्रस्तुति के लिए बधाई दी। कहा कि यह आयोजन विकास और संस्कृति के संगम का प्रतीक है। हमारे आंध्र प्रदेश के पास हमेशा से विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनने का सामर्थ्य रहा है। आंध्र प्रदेश के विकास के लिए हमारे प्रयास डबल इंजन की स्पीड से आगे बढ़े। इसके लिए मैंने आंध्र के लोगों से डबल इंजन सरकार का आशीर्वाद मांगा था और आज चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में, पवन कल्याण जी के नेतृत्व में एनडीए की पूरी टीम आंध्र प्रदेश के लिए डबल स्पीड से काम कर रही है। साथियों, आज देश ब्लू इकोनॉमी को लगातार मजबूत कर रहा है। हमारा विजन है कि पूरा क्षेत्र कोस्टल इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में विकसित हो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने और पूरे तटीय क्षेत्र को कोस्टल इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लक्ष्य पर काम कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि विशाखापट्टनम से कृष्णापट्टनम तक पुराने बंदरगाहों और आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जबकि मुलापेटा और रामायणपट्टनम में नए पोर्ट विकसित किए जा रहे हैं और इसके साथ ही विशाखापट्टनम में नए सेमीकंडक्टर प्लांट का शिलान्यास भविष्य की तकनीकी अर्थव्यवस्था की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे युवाओं के लिए नए रोजगार और अवसर पैदा होंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर रहे, जहां पुणे में आयोजित लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026 समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026 से सम्मानित किया। कार्यक्रम में अमित शाह ने डोभाल की राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में योगदान की सराहना करते हुए उन्हें देश का समर्पित और दूरदर्शी रणनीतिकार बताया। स्वातंत्र संग्राम को एक नई दिशा में, एक नया अर्थ देने के लिए उन्होंने एक महान उद्घोषणा की, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस देश की जनता को स्वराज कोई दे नहीं सकता। इस देश की जनता का यह अधिकार है और उसको हम प्राप्त कर रहेंगे। पुनेरी पगड़ी पहनकर जब वो गौरव के साथ वो बात बोले होंगे, मैं कई बार आंख बंद कर सोचता हूं कैसा दैदीप्यमान वो पल होगा जब उन्होंने अमर वाक्य घोषित किया होगा। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और रक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने में अजीत डोभाल की भूमिका बेहद अहम रही है। उन्होंने दावा किया कि इंडियन मुजाहिदीन के सीरियल बम धमाकों की जांच के दौरान डोभाल से मिली एक महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर गुजरात पुलिस इस पूरे नेटवर्क का खुलासा करने में सफल थी। शाह ने कहा कि विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में डोभाल के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जिन विचारों और रणनीतियों पर मंथन हुआ, उन्हें वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में व्यवहारिक रूप से दिया गया। मैं मानता हूं कि आज तिलक पुरस्कार जो अजीत डोभाल जी ने को मिला है, इस देश के लिए जीने वाले, इस देश के लिए काम करने वाले हर क्षेत्र के नागरिकों के लिए ये बहुत बड़ा प्रेरणा का स्थान बनेगा। इसमें मेरे मन में कोई संशय नहीं है। मैं फिर से एक बार अजीत जी को पुरस्कार देने के लिए और पुरस्कार देने के लिए मुझे बुलाने के लिए तिलक स्मारक ट्रस्ट का हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। अमित शाह ने कहा कि अजीत डोभाल देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और भारत की सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक तकनीक आधारित और अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों में भारत की रक्षा व्यवस्था की सुरक्षात्मक और आक्रामक क्षमता में व्यापक बदलाव आया है, जिसमें डोभाल का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। शाह ने कहा कि लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट द्वारा अजीत डोभाल को इस सम्मान के लिए चुना जाना देश के लिए गर्व का विषय है। सम्मान ग्रहण करने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने युवाओं को राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपने व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर देश हित में खुद को समर्पित करना चाहिए और राष्ट्रहित को हमेशा सर्वोपरि रखना चाहिए। पुणे से एक छोटा सा संबंध मेरा भी है। आज से लगभग 76 वर्ष पूर्व मैं इस शहर में आया था जब मेरे पिता आर्मी में यहां पर पोस्टेड थे। शायद इस सभागार में बहुत कम लोग होंगे जो उससे पहले, या कुछ ही लोग होंगे जो उससे पहले पुणे में आए होंगे जब मैं आया, और मैंने अपना स्कूल की पढ़ाई यहीं से शुरू की। कल्पना भी नहीं कर सकता था कि 76 ईयर्स के बाद मैं फिर इसी पुणे की धरती पर किसी दिन उनकी स्मृति में बनाए हुए पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हाजिर होना, ये मेरा सौभाग्य भी है। अब खबर पंजाब से है, जहां पर कथित पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्षी दल और छात्र संगठनों का विरोध तेज हुआ। चंडीगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट किया और मुख्यमंत्री के साथ साथ शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग।
दरअसल विरोध प्रदर्शन का अहम कारण फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के पेपर से जुड़ा है। विपक्षी दलों और छात्र संगठनों का आरोप है कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ, जबकि शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये पेपर लीक का नहीं बल्कि हाईटेक उपकरणों के जरिए नकल का मामला है। दूसरी ओर मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जांच की भी मांग तेज हो गई है। और इस मुद्दे पर सिर्फ एबीवीपी ही नहीं बल्कि बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल भी पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। विपक्ष का आरोप है कि पिछले 4.5 सालों में राज्य में कई भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जिससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। वहीं सरकार इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उसके कार्यकाल में किसी भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ और विपक्ष जनता को गुमराह करने के लिए झूठा नैरेटिव तैयार कर रहा है। आपको ये भी बताएं कि 19 जुलाई को पंजाब पुलिस ने फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के दौरान एक अंतर्राज्यीय नकल गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 11 सदस्यों और 10 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से ही इस पूरे मामले को लेकर राज्य में राजनीति, घमासान और विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल में देश की 16वीं जनगणना के तहत सेल्फ एनिमरेशन यानी कि स्वगणना प्रक्रिया शुरू हुई। इस अभियान के पहले दिन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने डिजिटल माध्यम से अपना जनगणना फॉर्म भरकर राज्य में इस प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत कर दी। उन्होंने लोगों से भी इस सर्वे में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और अधिकारियों का सहयोग करने की अपील की ताकि ये पूरी प्रक्रिया तय वक्त पर पूरी हो सके। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जनगणना पूरी तरह से केंद्र सरकार और भारत की जनगणना प्राधिकरण की दिशा निर्देशों के अनुसार कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अलग से कोई प्रक्रिया नहीं अपनाएगी, बल्कि ये एक संवैधानिक जिम्मेदारी है जिसका पूरे देश में समान रूप से पालन किया जा रहा है। 16वीं जनगणना के पहले चरण के तहत में सेल्फ एनिमरेशन के लिए पोर्टल 1 अगस्त से 15 अगस्त तक खुला रहेगा और इस दौरान नागरिक आधिकारिक पोर्टल पर खुद अपनी जानकारी दर्ज करा पाएंगे। इसके बाद 16 अगस्त से 14 सितंबर तक मकानों की सूची तैयार करने का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस जनगणना को देश की पहली 100% डिजिटल जनगणना बताते हुए कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी। उन्होंने राज्य के सभी नागरिकों से अपील की कि वे समय पर अपनी जानकारी दर्ज करें और जनगणना अभियान को सफल बनाने में प्रशासन का पूरा सहयोग करें।